नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आपको पता है, ये वीडियो खास तौर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को एक बेहतरीन तरीके से समझ सके। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो टॉपिक है जल चक्र, उसके आगे। और आज हम ये जो हमारा लेसन है वो कंप्लीट कर देंगे। यदि आपको कंप्लीट बुक पढ़नी है, चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, सारे चैप्टर आपको लाइन टू लाइन समझाए हुए बिल्कुल अच्छी तरह से। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। तो हमने जिज्ञासा थी कि प्रकृति में जल तीन अवस्थाओं में पाया जाता है भी। द्रव के रूप में, लिक्विड के रूप में आपका समुद्र, नदियां, झीलों में पाया जाता है। ठोस के रूप में ये बर्फ के रूप में पाया जाता है। देखिए ध्यान से, ये आपकी पृथ्वी है भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका लिक्विड के रूप में, द्रव के रूप में पानी जो पाया जाता है नदियों में, झीलों में, समुद्र में, और जो आपका बर्फ के रूप में पाया जाता है वो पाया जाता है आपका दोनों ध्रुवों पे, आर्कटिक पे और अंटार्कटिका पे, ठीक है। और आपके जो ऊंचे ऊंचे क्षेत्र है ना, पहाड़ों जैसे हिमालय पर्वत है, ग्लेशियर जमे हुए जो बर्फ के पहाड़ है उनको हम ग्लेशियर बोलते हैं, वहां पाया जाता है आपका। और जो आपका गैस के रूप में पाया जाता है, तो कुछ भाग क्या आता है, सूर्य के विकिरण द्वारा जल में रूपांतरित नदियों के रूप में बहती हैं, अत्यंत महासागर में मिल जाती है। पिघली हुई हिम शीतकाल के दौरान हिमपात से पुनः जम जाती है भी। अब देखिए कैसे क्या चीजें होती है। अब आपको कुछ चीजें लाइन टू लाइन पढ़नी पड़ेंगी भी। द्रव के रूप में पृथ्वी पर समुद्र, नदियों और झीलों में पानी पाया जाता है। ठोस रूप में ये हिम के रूप में पर्वतों और ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ये चीज मैंने आपको बता दी कि ठोस के रूप में ध्रुवों पर और ग्लेशियर में पानी जमा होता है, बर्फ के रूप में भी। गैस रूप में यह जल वाष्प के रूप में पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित होता है। और जल वाष्प के रूप में पृथ्वी का जो वायुमंडल है ना, उसमें आपका जल विद्यमान होता है। आप कहेंगे सर हमें तो दिखाई नहीं देता, छोटे छोटे कणों में होता है, वो आपको दिखाई नहीं देता। अगर आपको वो जल इकट्ठा करना, देखना है, तो आपको एक एक्सपेरिमेंट मैंने कई बार बताया है कि आपको एक प्लेट लेनी है, आपको कांच का गिलास लेना है और इस कांच के गिलास में बर्फ के कुछ टुकड़े डालने हैं। आप तो इसको बाहर रख देना, ठीक है, जहां हवा चल रही हो। कुछ समय बाद आप देखेंगे प्लेट में पानी इकट्ठा हो गया है। ये पानी कहाँ से आया? गिलास तो आपका लीकेज नहीं था, गिलास लीकेज नहीं था। जो आपका वायुमंडल में वाष्प में उपस्थित जल था ना, हवा में था, वो हवा में जलवाष्प के कण इस गिलास से टकराए और इस गिलास का तापमान कम होने के कारण वो ठंडे हो गए, और ठंडे होने के कारण जलवाष्प बूंदों में बदल गए। तो ये वही पानी है जो आपका जलवाष्प बनकर हवा में घूम रहा था। क्लियर बात। ग्रीष्म काल में हिम बर्फ की कुछ मात्रा सूर्य के विकिरण द्वारा जल में रूपांतरित होकर नदियों के रूप में बहती है और अंत में महासागर में मिल जाती है भी। पिघली हुई हिम शीतकाल के दौरान हिमपात से पुनः जम जाती है भी। तो इसने कहा कि ग्रीष्म काल में क्या होता है कि जो बर्फ जमी हुई है वो पिघल जाती है भी, और पिघलने के कारण कहाँ नदी के रूप में नीचे आती है और समुद्र में वो मिल जाती है, वो पानी समुद्र में मिल जाता है भी। और जब सर्दियां आती है तो वापिस से जो आसपास के जो पानी था वो वापिस सर्दियों में जम जाता है, हिम हिम पे भी ऊंचे क्षेत्रों में वहीं पर जम जाता है। ये चीज यहाँ पे बता रखी है, डायग्राम के माध्यम से आपको क्लियर होगा भी। समुद्र, नदियों और झीलों में जल सूर्य की उष्मा के कारण गर्म हो जाता है, जल वाष्प के रूप में वाष्पित हो जाता है। पेड़ों और पौधों से भी जल वाष्पोत्सर्जित होता है। इसने कहा कि जो जल है ना, वो वाष्पित कई प्रकार से होता है भी, कि जैसे आपका समुद्र से आपके घर के आसपास जो पानी है वो सारा क्या है कि विकिरण प्रोसेस के द्वारा, क्योंकि सूर्य और उस पानी के बीच में कोई कांटेक्ट तो है नहीं। सूर्य निकला, जल वाष्पित होकर ऊपर वाष्प बनकर चला जाता है। वो पौधे भी जल वाष्प करते हैं, ठीक है, पत्तियों के माध्यम से। स्टोमेटा आपने पढ़ा होगा भी कि वो अतिरिक्त जो जल होता है वो स्टोमेटा के द्वारा वो बाहर निकालते हैं पत्तियों के माध्यम से, और वो जल वाष्पित हो जाता है भी। मतलब अलग अलग जगह से जल वाष्पित होकर भाप बनकर ऊपर उठता है जल वाष्प के रूप में। ये बात आपको मोटा मोटी समझनी है भी। जलवाष्प ऊपर उठती हैं तो वह ठंडी हो जाती है और संघनित होकर बादलों का निर्माण करती है, और बादलों से वर्षा जल, हिम और ओलों के रूप में पृथ्वी पर, इस प्रक्रिया को वर्षा कहते हैं। जो जलवाष्प थी वो ऊपर उठ गई। ऊपर जैसे हम ऊपर ऊपर जाते हैं ना, तो तापमान आपका कम होता जाता है, और एक समय ऐसा आएगा कि वो बर्फ
ठंडी होकर जम जाएगी, बादल का रूप ले लेंगी इकट्ठा होकर, और वो या तो बारिश के रूप में आ जाएंगी या ओलों के रूप में या बर्फ के रूप में वापस धरती पर आ जाएंगी। तो इसको क्या बोलते हैं? वर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्षण भी। और इसी प्रकार फिर क्या होगा? पानी नीचे आ गया, फिर दोबारा वो कहीं पे तो वो ऊपर जम जाएगा, वहां पे पहाड़ों की चोटियों पे, कहीं नदियों में, कहीं समुद्र में वर्षा होगी, फिर दोबारा जलवाष्प, अगले दिन फिर जलवाष्प होगा, फिर आपका पानी ऊपर जाएगा, फिर वो पानी नीचे आएगा बारिश के रूप में, फिर जलवाष्प के रूप में ऊपर। तो ये चक्कर लगातार चलता रहता है, इसी चक्कर को हम जल चक्कर बोलते हैं भी। यहाँ डायग्राम के माध्यम से भी आपको समझ में आ जाएगा भी। बस आपको दो चीजें याद रखनी है कि जो पानी नीचे आता है वो किसके माध्यम से? वर्षण के माध्यम से नीचे आता, नीचे आता वो नदियों में चला जाएगा, पहाड़ों में चला जाएगा, पौधों के पास चला जाएगा, हर जगह चला जाएगा। और फिर क्या होगा? वाष्पन के जरिए क्या होगा? वो पानी दोबारा भाप बनकर ऊपर जाएगा, और ऊपर क्या होगा? संघनन होगा। संघनन होने के कारण क्या? बादल बनेंगे, बादल से फिर बारिश, और ये जल चक्कर लगातार चलता रहेगा। इसी को हम बोलते हैं जल चक्कर। आपने हर क्लास में साइंस में ये पढ़ा है भी। अब आप इसकी डेफिनेशन, ये डायग्राम आप जरूर बना दें भाई, मोटा मोटी तौर पर डायग्राम जरूर बना दें। और डायग्राम जब आप बनाएं तो ये आपको 4-5 वर्ड है ना, तो शब्द आपको जरूर लिखने भी। कौन सा? एक तो वर्षण वाला भी, एक वाष्पोत्सर्जन भी। वर्षण से आता, वाष्पोत्सर्जन से ऊपर जाता है भी। ठीक है, ये पौधों में जब जल होता है ना, उसको हम वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, और वैसे होता है इसको क्या बोलते हैं? वाष्पन बोलते हैं। और संघनन से वो इकट्ठा होता है। 3 शब्द आपको लिखने हैं, वर्षण, यहाँ वाष्पन और संघनन भी। और पौधों पर अगर आप दिखाएं तो वाष्पोत्सर्जन आप दिखा सकते। पौधे एक्स्ट्रा पानी को छोड़ देते, इसको हम क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं भी। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए भी। जलवाष्प के रूप में जल निरंतर ऊपर की ओर गति करता है और वर्षण द्वारा नीचे की ओर गति करता है, जिसे यह पुनः जल निकाय में वापस आ जाता है। यही जल चक्कर कहलाता है। आपको यहाँ एक लाइन ऐड करनी है कि ये चक्कर दोबारा से लगातार चलता रहता है, और इसी को हम जल चक्कर बोलते हैं भी। कि जलवाष्प के रूप में जल ऊपर की ओर गति करता है, और बारिश बनके वो नीचे फिर आ जाता है जल निकायों में, फिर जलवाष्प बनके फिर ऊपर की ओर गति करता है, और वर्षण के रूप में फिर नीचे आ जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? जल चक्कर बोलते हैं। जल चक्कर नदियों, झीलों और समुद्रों के जले को पुनः वितरण और पुनः पूर्ति में सहायता करता है भी। तो ये क्या करता है कि उनके पुनः वितरण, कि दोबारा से आपने नदी में पानी ले आए, आपने नदी से पानी अपने खेतों तक ले गए, मान लेते हैं खेतों में जल का वाष्प हो गया, वाष्प बन के ऊपर उड़ गया, तो दोबारा नदी में पानी कहाँ से आएगा? दोबारा से वापस बारिश होगी। तो इसलिए इसने ये लाइन यूज की है कि समुद्रों में जल के पुनः वितरण, नहीं तो नदियां खाली हो जाएंगी, और पुनः पूर्ति में सहायता करता है। यह पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा को संरक्षित रखने का कार्य करता है, और जल पृथ्वी की सतह पर गिरता है भी, तब तालाबों, झील, नदियों और समुद्रों में चला जाता है और भूमि में रिस जाता है भी। सिंपल सी बात है ये तो। अब आगे देखिए भी। ये आपने व्राहमिर भी बहुत बार बार हर चैप्टर में नाम आता, बहुत बड़े विद्वान भारत के भी, आपको इनके बारे में कंप्लीट पढ़ना चाहिए। ये गणितज्ञ हैं आपके, और इन्होंने एक बुक है व्रत संहिता में, इन्होंने मौसमी वर्षण का अनुमान लगाने की एक पद्धति का सूत्रपात किया था। उनका मौसमी वर्षण के लिए अनुमान प्राकृतिक प्रघटनाओं पर आधारित था। बादलों का बनना, हवा का प्रवाह, तारों, चंद्रमा की स्थिति। उन्होंने बारिश का अंदाजा लगाया था कि इस प्रकार से बारिश होती है, इस प्रकार से जल चक्र के बारे में थोड़ा सा बताया था। व्रामिर आपका 6ठी शताब्दी में थे भी। ठीक है, उज्जैनी के महल महान खगोलक थे भी। ये शायद उसके आपके चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का जो शासन था उसके दरबार में ये रहते थे व्रामिर भी। आप लोगों ने कुओं और हैंडपंपों से पानी निकालते हुए देखा होगा, वह जल है जो पृथ्वी में रिस गया था। आइए अब इस क्रियाकलाप के दर्शन से पृथ्वी में सतह में जल किस प्रकार से रिसता है भी। आपने हैंडपंप से निकालते हैं आप पानी, कुओं से निकालते हो, पानी आया कहाँ से? वो है पृथ्वी में रिसने के कारण आया है। क्या आया है? रिसने के कारण आया है भी। पृथ्वी की सतह से जल का अंतः संवेदन किस प्रकार होता है भी? ये संवेदन होता है छानना, और अंतः संवेदन मतलब पृथ्वी के अंदर की ओर। वही हम डिटेल में अब समझेंगे। ये देखिए भी, 1 लीटर वाली उपयोग की हुई प्लास्टिक की 3 पारदर्शी बोतल आपको लेनी है भी। कितनी? 3।
इन बोतलों के बीच में से काटिए। प्रत्येक बोतल के ढक्कन में एक छिद्र होता है, इन्हें स्टैंड पर उल्टा रख दीजिए। एक बोतल को मृदा, दूसरी बोतल में बालू, तीसरी में बजरी डालिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है भी। एक में मृदा, एक में बालू, एक में बजरी भी। और इसमें से क्या है, आपको फिर पानी डालना है तीनों बोतलों में भी। ऐसे लगा लेंगे, कोई बड़ी बात तो नहीं है, आप घर पे भी अरेंज कर लेंगे। और 200 ml आपको पानी डालना है। प्रत्येक बोतल में प्रवाहित होकर निकलने वाले जल की मात्रा का अनुमान लगाइए। 10 मिनट तक प्रत्येक बीकर में बोतल से प्रवाहित होने वाले जल को एकत्रित कीजिए। प्रत्येक बोतल से आने वाले जल की मात्रा की तुलना कीजिए भी, कि किसमें से कितना पानी आया भी। जल का अंतः सेदन बहुत धीमा। बोतल 1, आपको देखना है कि जो आपका मृदा है, मिट्टी थी, उसमें पानी तेजी से आ गया, कितना आ गया अभी आपको धीमा हुआ, जल्दी से आया, मीडियम गति से आया या बहुत तेज गति से आया, वो देखना। पानी अंदर से पास हुआ तो मेरे हिसाब से बजरी में तो बहुत तेजी से आ जाएगा, क्योंकि बजरी के जो कण होते हैं वो आपके दूर दूर होते हैं। आपको बात समझ में आई? आपको एक्सपेरिमेंट समझा देता हूँ, आपको क्या चेक करना है पहले तो ये बता देता हूँ। जैसे आपके पास ये 3 बोतलें थी, ठीक है, आपने इसको क्या कर लिया, बोतलों को काट लिया। एक में आपने मिट्टी भर ली, एक ने आपने बालू रेत भर ली, और एक में आपने क्या भर ली, बजरी आपने भर ली भी। इसमें आपको 200 ml पानी डालना है और ये चेक करना पानी की किसमें जल्दी पानी ये आ गया भी, क्योंकि यहाँ आपने 200 ml डाला है तो यहाँ पर भी 200 ml आना चाहिए नीचे वाले में। 200 200 200 200, आपको देखना है कि 200 ml इसमें 2 मिनट में आ गया, क्रॉस कर गया, या फिर इसमें इसमें किसमें जल्दी क्रॉस कर गया और किसमें टाइम लगा भी। आपके परिणामों का आपके अनुमानों के साथ मिलान हो रहा। आपने यह अवलोकन किया होगा कि जल बजरी में सबसे तीव्र गति से, जिस बोतल में बजरी थी ना, उसमें तो स्पीड से पानी निकल गया, नीचे 200 ml हो गया अभी। और बालू में धीमे से और मृदा में अत्यंत धीमे से रिश्ता ऐसा क्यों होता? बजरी के कणों के बीच स्थान, बालू और मृदा के कणों के बीच स्थान अधिक चौड़े होते हैं, इसलिए बजरी से जल सरसता से रिस जाता है। इस प्रकार जल पृथ्वी की सतह के नीचे रिश्ता है। मृदा और चट्टानी में स्थायी जल के रिसने की प्रक्रिया अंतःसंदन कहलाती है भी। तो इसने कहा कि जैसे इसमें बोतल के अंदर से पानी गया है ना, तो उसी प्रकार से क्या है कि धरती के अंदर भी पानी जाता है भी, धरती के अंदर भी पानी जाता है। इसको बोलते हैं अंतःसंदन कहलाती है। यदि मृदा और चट्टानों के बीच स्थान अधिक चौड़े, खुले और पारस्परिक जुड़े हों तो जल अधिक आसानी से अंतःसंदित हो जाता है। इसने कहा कि जितना उनके बीच में, ये देखिए यहां से भी समझ में आएगा जो बात इसने कहा कि यदि मिट्टी के कण आपके चौड़े चौड़े खुले खुले होंगे ना, तो पानी जल्दी से अंदर आ जाएगा भी। अगर छोटे छोटे कण होंगे ना, तो पानी को भूमि के अंदर जाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा भी। अब ये पानी है जो अंदर गया है, ये क्या पृथ्वी के नीचे से निकल जाएगा? आप कहेंगे सर नहीं निकलेगा, नीचे चट्टानों की परत है, वहां कहीं ना कहीं ये पानी क्या हो जाएगा, आपका जमा हो जाएगा। सतह के नीचे अवसादों के छिद्रों और चट्टानों की दरारों में जो जल रिश्ता वह भौम जल के रूप में संचित हो जाता है। वो पानी वहां पे संचित मतलब इकट्ठा हो जाता है। अवसादों और चट्टानों की भूमिगत परतें जो छिद्रों में जल भंडारित करती हुए जल वृत्त कहलाती हैं भी। जहां जल, जो चट्टाने जिनमें नीचे पानी इकट्ठा होता है, वो कहलाती है आपकी जल भरित कहलाती है। कुएं खोदकर हम इन जल भरितों में जल प्राप्त करते हैं। भूमिगत रूप में यह जल कुछ मीटर अथवा सैकड़ों मीटर की गहराइयों पर हो सकता है। उस स्थान की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है कि वो स्थान आपका कुछ मीटर की गहराइयों में भी हो सकता है, ज्यादा गहराई में भी हो सकता है, वो उस स्थान की प्रकृति पर निर्भर करेगा भी। भौम जल असीमित नहीं है भी। ये देखिए जो पानी है ना, वो इकट्ठा हुआ है नीचे भी, तो वो क्या है आपका, वो आपका असीमित नहीं है, वो इकट्ठा हुआ है भूमि में रिसने से। वो कभी ना कभी तो आपका खत्म होगा, ये बात आपको समझनी होगी। लेकिन कई जो पढ़े नहीं हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, वो समझते हैं ये पानी लगातार आता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना, वो पानी निश्चित मात्रा में कभी ना कभी वो पानी खत्म होगा भी। और बढ़ती हुई जनसंख्या और जल की आवश्यकता होने के कारण हम वो भौमजल बहुत जल्दी जल्दी कुओं के द्वारा, नलकूपों के द्वारा बहुत तीव्र गति से हम निकाल रहे हैं अभी। नगरियों में वनस्पति आवरण में कमी आ गई। कंक्रीट की स्तों से वर्दी में जल अत्यंत संवेदन को सीमित कर दिया गया, और जो हमने क्या गलियां वगैरह बना दी, सारी चीजें हमने लगभग लगभग पक्की कर दी। अब पक्की कर दी, जो बारिश होती है वो पानी कहाँ जाएगा? वो पानी जाएगा सड़कों पर बह के
कहाँ किसी जोड़ में, और वहां से क्या होगा, हमने जोड़ भी पक्के कर दिए हैं भी, तो पानी भूमि के अंदर जाता ही नहीं है भी। तो नीचे जो भूमि का जो जल है वो कम हो रहा है, ऊपर से हम पानी जाने नहीं दे रहे अंदर, तो मतलब भौम जल है वो आपका समाप्त होने की कगार पर पहुंच सकता है भी। तो इसलिए हम भौम जल की आपूर्ति के लिए जल संग्रहण में पुनः भरण गड्ढों का उपयोग किया जाता है। जल चक्कर से ही भौम जल के स्रोत पुनः बढ़ते हैं, सतत जल की आपूर्ति बनी रहती है। सतत जल मतलब लगातार जल की आपूर्ति जो भूमि के ऊपर है उसकी हमें आवश्यकता है, उसकी आपूर्ति लगातार बनी रहती है। तो आपको ये और एक दो चीजें मैं बता देता हूँ कि भौम जल भी, जल संग्रहण और पुनः भरण गड्ढे भी, अगर हम इसमें बोर वगैरह करवा देना धरती में कि जब बारिश हो तो पानी सीधा धरती के अंदर चले जाए, तो जो भौम जल है उसका स्तर क्या है आपका कम हो। और मेरी तो सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक घर में एक बोर करवाया जाए और उस बोर का कनेक्शन जो आपकी छतों से पानी आता है ना सीधा उसके अंदर जाए, ताकि भूमि के अंदर जो जल है ना वो आपका संचित रह सके भी, और भौम जल कभी भी हमारा समाप्त न हो। वरना तो क्या होगा कि ये पानी आपका जाएगा नालियों के द्वारा, किसी झील में चला जाएगा, झील नीचे से पक्की है, पक्की है तो भूमि के अंदर पानी जाएगा नहीं, ये विकिरण माध्यम से वाष्प बनकर ऊपर चला जाएगा और भूमि के नीचे जल पहुंचेगा नहीं, तो आपका भौम जल आपका कम होता जाएगा भी। जल की कमी जीवन कठिन हो जाता है, तो लोगों ने जल संरक्षण की प्रभावी विधियां विकसित कर ली है। उदाहरण के लिए लद्दाख में लोग सर्दियों में हिम के स्तूप बनाकर जल का संरक्षण करते हैं भी। हिम स्तूप देखिए क्या होता है भी, ध्यान से भी। लद्दाख में, लद्दाख के वसंत के मौसम में प्राय जल धाराएं सूख जाती, जिससे जल की कमी हो जाती, क्योंकि सूर्य की किरणों पर गर्मी पहाड़ों पर बर्फ को पिघलने की पर्याप्त नहीं होती भी। बसंत के मौसम में ना आपकी जो जल की धाराएं निकलती है ना, बर्फ जम जाती है, पानी की उन्हें बूंद भी नहीं मिलती तब भी, ठीक है, पानी की कमी हो जाती है भी। शीतकाल में पहाड़ी जल धाराओं से भूमिगत जल नलिकाओं द्वारा पानी के नीचे की ओर प्रवाहित किया जाता है। इसे जल को फुहारों की तरह ठंडी वायु में गिराया जाता है, जिससे यह जल नीचे गिरता रहता है, तो कम ताप के कारण ठंडा होकर जम जाता है, ठीक है। परत दर पर हिम बढ़ती जाती से एक लंबी शंकु के आकार की संरचना बन जाती है, हिम स्तूप कहते हैं। जैसा चित्र 7.13 में दर्शाया गया है, वसंत का हिम यह स्तूप धीरे धीरे पिघलकर खेती के लिए और गर्मियों के कारण आवश्यक के लिए प्रदान करता है भी। तो जब ये पिघलती है ना तो इस प्रकार से वो क्या इसको स्टोर कर लेते हैं भी। यहाँ पानी, इसके ऊपर बर्फ जम गई, ये आपका हिम स्तूप इसको बोलते हैं। यहाँ से पानी का यूज कर जब ये आती ना तो यहाँ इसको ये स्टोर कर लेते हैं भी, ठीक है। और धीरे धीरे फिर इन्हें पानी प्राप्त होता रहता है। एक बार इसको दोबारा देख लीजिए, क्योंकि चीज इंपॉर्टेंट है। एक बार पढ़ाता हूं, बार बार नहीं पढ़ाता। अभी 1 मिनट का टाइम और लगा लीजिए अभी। देखिए, मेरा ये मकसद नहीं है कि आपको पढ़ाकर बस अपनी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दूं। पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल एक एक चीज मुझे पता है, क्या चीज आपको समझ में आई है, क्या चीज समझ में नहीं आएगी भी। यहां तक आपको समझ में आया, गर्मी में पहाड़ों पर बर्फ को पिघालने के लिए पर्याप्त नहीं होती भी। जब आपका बसंत का मौसम आता है ना तो तब वहां पर सूर्य इतना नहीं निकलता कि वहां पर जो पानी को पिघला दे और उन्हें पानी प्राप्त हो जाए। अब क्या है, शीतकाल में पहाड़ी जल धाराओं से भूमिगत जल नलिकाओं द्वारा पानी नीचे की ओर प्रवाहित किया जाता है भी। शीतकाल में पहाड़ी जल धाराओं से भूमिगत जल नलिकाओं द्वारा नीचे की ओर प्रवाहित किया जाता है। जो भूमिगत जल है ना तो वो नीचे की ओर प्रवाहित किया जाता है भी। इस जल को फुहारों की तरह ठंडी वायु में गिराया जाता है, जिससे यह जल नीचे गिरता है तो कम ताप के कारण जम जाता है। परत दर पर हिम बढ़ती जाती, जिससे एक लंबी शंकु के आकार की संरचना बन जाती है, और ये इस प्रकार से आपकी संरचना बन गई भी, जिसे हिम स्तूप कहते हैं। जैसा कि चित्र 7.13 में दर्शाया गया है, बसंत में हिम का यह स्तूप धीरे धीरे पिघलकर खेती के लिए, गर्मियों व अन्य आवश्यकताओं के लिए जल प्रदान करता है। कि ये क्या करते हैं, अब ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या है कि मेन बात है कि ये स्तूप पिघल सकता है, यहां पर तो ठंड ज्यादा हो जाएगी। ध्यान से मेरी बात सुनना। यहां पर तो क्या है कि ऊपर से ना
यहाँ पर तो क्या है कि ठंड ज्यादा हो जाएगी वसंत के मौसम में, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे यहाँ की बर्फ तो पिघल नहीं सकती, लेकिन सर्दियों के जब ये आपका मौसम है ना इस प्रकार से यहाँ ये नीचे हिमस्तूप बना लेते हैं। जब आपका सर्दियों में यहाँ तो तापमान क्या रहेगा, सर्दियों में आपका ये हिमस्तूप बनाते हैं भी। हिमस्तूप कब बनाते हैं, सर्दियों के मौसम में, क्योंकि आपको पता है कि नीचे नीचे, क्योंकि जब सर्दियों का मौसम आएगा ना तब ये तो आपकी पिघलेगी नहीं भी, क्योंकि यहाँ तापमान बहुत ज्यादा कम हो जाता है। लेकिन इन्होंने नीचे जो ये हिमस्तूप बनाया है ना ये पिघलने लगता है फिर भी सर्दियों में, क्योंकि आपको पता है कि नीचे तो तापमान क्या होता है, इसको बनाते कब है, सर्दियों में। यहाँ पे इस प्रकार का आकार दे के बर्फ जमा लेते हैं और आपका फिर ये धीरे धीरे पिघलने लगता है भी। आपको आगे बात समझ में, यहाँ भी ये आपका हो गया ऊर्जा के 3 प्रकार आपने पढ़ लिए उष्मा के। आपको पता चल गया चालन, संवहन और विकिरण। किसी वस्तु के गर्म भाग के ठंडे भाग में उष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया को चालन कहते हैं। इस प्रक्रिया के कण अपनी स्थिति से नहीं हटते भी, कण एक जगह रहते हैं। वे पदार्थ जो उष्मा का प्रभावित होने देते वे आपके सुचालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो उष्मा से आसानी से नहीं होने देते वे कुचालक कहलाते हैं, या उष्मारोधी भी बोलते हैं भी, और उष्मा चालक भी बोलते हैं, जो गुजरने देवे उष्मा के चालक। ठोस पदार्थों में जो उष्मा का जो चालन होता है वो चालन प्रक्रिया द्वारा होती है उष्मा का स्थानांतरण, और द्रव और गैस में ये संवहन के द्वारा होता है भी। संवहन में उष्मा का स्थानांतरण कणों की वास्तविक गति के कारण होता है। संवहन में आपको बताता है कि कण ही आपके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे उष्मा का स्थानांतरण करने के लिए। सतल समीर और समुद्री समीर संवहन की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही होते भी। वायु में किस में होता है, वायु चलती है ना उसमें, तो उसमें संवहन प्रक्रिया है भी। कभी आप विकिरण बता दो भी, हवा के दौरान कुछ होता है ना, वो एक चीज ध्यान से सुन लेना कि जो आपका ये हवा गर्म होती है ना ये सूर्य की किरणों से नहीं होती भी। पहले क्या है कि सूर्य की किरणें आपकी धरती पे गिरती है, फिर धरती इसको हीट को अब्जॉर्ब करती है और ये इसको वापस छोड़ती है भी, ये इसको वापस छोड़ती है, तब ये गर्म होती है भी धरती। हवा सीधे गर्म नहीं होती, पहले तो क्या धरती गर्म होती है फिर ये हवा गर्म होती है भी। तो मैं आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने पूरी पूरी कोशिश की है। तो मिलेंगे हम अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।